जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ और नया वीडियो लेकर। और आज एक आवश्यक सूचना है। हाईकोर्ट द्वारा, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा संशोधित जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर की के अनुसार मिला लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। और जो भी व्यक्ति 60 से ऊपर है अनरिजर्व में, सामान्य श्रेणी में, वो सेफ जोन में है मेरे हिसाब से। बाकी तो अभी हाईकोर्ट द्वारा क्या मेरिट बनाया जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। हो सकता है कि नवंबर के बीचों बीच यानी कि 15-16 नवंबर तक एग्ज़ाम करा ले, या ये भी हो सकता है कि आगे भी बढ़े, लेकिन आशा है कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने विषय पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, उसका आंसर कैसे कैसे दिया जाएगा। अपने हिसाब से मैं व्याख्या कर रहा था। गतांक से आगे हम देखते हैं। आज विषय पर आने से पहले मेरा पुनः अनुरोध है कि यदि आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 2007 का ही। ए, बी, सी और डी एक फर्म में भागीदार हैं जो कि पंजीकृत नहीं हैं। ए गलत ढंग से अन्य भागीदारों द्वारा निष्कासित किया जाता है। क्या वह अन्य भागीदारों के विरुद्ध गलत ढंग से निष्कासन की क्षति के लिए और यह कि वह भागीदारी फर्म में भागीदार बना रहे की घोषणा के लिए वाद चला सकता है? यदि ए को कोई उपचार हो तो बताएं। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमा करके दिया है ताकि परीक्षार्थी इसमें थोड़ा बहुत गुमराह हो जाए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में जब चर्चा किए थे धारा 69 का, भागीदारी अधिनियम की धारा 69 का, कि उसमें यदि एक अपंजीकृत फर्म है तो उस अपंजीकृत फर्म के वजह से एक व्यक्ति जो उसका फर्म का भागीदार है वो या तो अपने ऊपर, माने जो भागीदार हैं उनके बीच में कोई वाद नहीं ला सकता है, या पर व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं ला सकता है। तीसरे में ये दिया गया था कि इसी प्रकार का कोई अन्य वाद या मुजराई का भी वाद नहीं ला सकता है। तो ये केवल मात्र उलझन पैदा करने के लिए क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया है, जबकि इसका आंसर धारा 33 पे डिपेंड करता है। 33 बताता है कि एक भागीदार को कैसे जो है उसको भागीदारी से बाहर की जा सकती है। तो इसमें दिया है कि यदि सद्भावना पूर्वक सारे भागीदारों द्वारा अभिव्यक्त रूप से कोई संविदा किया गया है कि एक किसी भागीदार को निकाल दिया जाए, वहाँ पे तो ये ठीक है कि निकाल दिया जाएगा, लेकिन जहाँ सद्भावना पूर्वक नहीं है वहाँ पे धारा 33 लागू नहीं होगा और उस भागीदार का अधिकार बना रहेगा। वाद भी ला सकता है, अपने आप को डिक्लेरेशन घोषणात्मक वाद के द्वारा इस बात को घोषित करा सकता है कि अभी भी वो फर्म का भागीदार है। तो इसमें धारा 33 और धारा 69 का उल्लेख करते हुए ये आंसर दिया जाएगा कि उसको अधिकार है, क्योंकि उसको गलत तरीके से निष्कासित किया गया है। धारा 33 इस पे प्रिवेल नहीं करेगा और धारा 69 का जो लैंग्वेज है वो भी उसको प्रिवेल नहीं करेगा, उस पे भी ये लागू होगा। साथ में आप चाहें तो एक केस है बालाजी, सामजी, छेदा एवं अन्य बनाम यूदर भाई बाजीदास पटेल एंड अदर्स AIR 2013 बॉम्बे का वाद है, इसको आप दे सकते हैं। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, संभाव्य उत्तराधिकार क्या है और क्या वह अंतरणीय है? ए एक हिंदू अलग संपत्ति स्वर्जित करता है। वह अपनी पत्नी बी और भाई सी को जीवित छोड़कर मर जाता है। भाई सी को उत्तराधिकार की संभावना अत्यंत कम है। क्या सी इस संभावना का अंतरण कर सकता है? अपना उत्तर कारण सहित संक्षिप्त में दें। तो ये उत्तर जब आप संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 6 पढ़ेंगे तो 6 में तो कहा गया कि सभी प्रकार के जो संपत्ति हैं उसका अंतरण किया जा सकता है, लेकिन उसके अपवाद दिए गए हैं, 12-13 अपवाद हैं। उसमें जो अपवाद संख्या 1 है
उसमें 3 तरह के कंडीशन गिनाए गए हैं कि क्या अंतरण नहीं किया जा सकता। उसमें ये कह रहा है कि किसी भी उत्तराधिकारी के उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने की संभावना, दूसरा है किसी संबंधी की मृत्यु के पश्चात संपत्ति वसीयत में मिलने की संभावना, और तीसरा है इसी तरह की कोई और संभावना। तो इस 3 तरह की जो संभावना है उस संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता है, और इसी को हमको मेंशन करना है। घुमा फिराकर क्वेश्चन का आंसर इसी के इर्द गिर्द रहेगा, यानी कि हमको धारा 6 संपत्ति अंतरण अधिनियम का वर्णन करना है और उसके अपवाद का जो 1 है उसका वर्णन करना है। इसको थोड़ा सा और यदि अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं तो इन तीनों का अलग अलग हेडिंग दे करके उसमें 2-2 लाइन लिख सकते हैं। साथ में एक केस भी है, हमीद बनाम जमीला यार 2010 का मामला है, उसका भी चाहे तो वर्णन कर सकते हैं। पुनः अब एक क्वेश्चन है धारा 5A, इसमें कह रहा है कि पट्टा के आवश्यक तत्व क्या हैं, पट्टा एवं अनुज्ञप्ति के आधारभूत अंतर क्या हैं। तो अब पट्टा के लिए उसी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा जो 105 है उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। पूरा का पूरा बेयर में जो दिया गया है या तो उस लैंग्वेज में याद हो तो उसको कर सकते हैं, या उसके इसेंशियल को आप लिख सकते हैं कि पट्टा क्या है। साथ में जब आप लीज की बात आएगी, अरे अनुज्ञप्ति की, तो अनुज्ञप्ति को जब आप सुखाधिकार अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें धारा 52 में दिया गया है कि एक अनुज्ञप्ति क्या होता है, तो उसका वर्णन कर दीजिए। वो भी हूबहू जैसे आप अगर जो याद हो तो बेयर एक्ट के ही अनुसार लिखिए या इसेंशियल लिख लीजिए, और दोनों को मिला करके जो इसमें अंतर होते हैं उस अंतर को आप पट्टा और अनुज्ञप्ति का अंतर लिख सकते हैं। और इसमें चाहें तो एक केस का वर्णन कर सकते हैं, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया बनाम कूपर AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 1262 ये साइटेशन है, इसका चाहे तो आप उल्लेख कर सकते हैं। इसमें पट्टा और अनुज्ञप्ति में अंतर बताया गया है। अब एक क्वेश्चन है, एक गृह स्वामी है, 5वां का B है क्वेश्चन इसका, इसी सन का 2007 का ही। एक गृह स्वामी है जो B के कब्जे में है। A 1 जनवरी 2007 को B अतिचारी के रूप में गृह खाली करने की सूचना देता है। नोटिस में अतिरिक्त रूप से व्यक्तिगत रूप यह बात भी उठाता है कि यदि B अपने आप को किराएदार मानता है तो किराएदारी नोटिस की तिथि से समाप्त मानी जाती है, जो धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत बरती जाएगी और पावती प्राप्त से 30 दिन के भीतर खाली कर दिया जाएगा। क्या यह नोटिस विधिपूर्ण है? यदि उक्त नोटिस के में स्थान खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता तो क्या अंतर पड़ता? जब वाद 15 दिन तुरंत पश्चात दायर किया जाता या जब वाद 30 दिन के पश्चात दायर किया जाता। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और घुमा फिरा करके ये जानना चाहता है आंसर कि आपको धारा 106 TPA का पता है कि नहीं है। धारा 106 जब पढ़ेंगे तो उसमें सूचना की बात कही गई है। सूचना जो भी है वो 2 तरह के मामले की बात कही गई कि यदि अगर जो कोई उस पट्टा के संबंध में कोई या तो रूढ़ी विद्यमान है या व्यापारी कोई ऐसा वहाँ पे ऐसा चला आ रहा है ये विद्यमान है, अगर ये विद्यमान नहीं है तो क्या उसके दशा में होगा। तो उसके दशा में ये बताया गया है कि यदि कोई लिखित संविधान नहीं है और स्थानीय प्रथाओं का कोई अभाव है तो उसकी स्थिति में क्या होगा कि कार्यों निर्माण संबंधी कोई पट्टा है तो उसको वर्षानुवर्षीय पट्टा समझा जाएगा, जो 6 माह की सूचना पर पर्यवसाय हो सकता है। बाकी के पट्टे को मासानुमासी माना जाएगा और 15 दिन का सूचना देकर के उसको पर्यवसाय किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 30 दिन का समय दिया गया है ये केवल गुमराह करने की बात कही है। अगर जो 30 दिन के बजाय वो 15 दिन भी करता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मासानुमासी में 15 दिन के उपरांत उसका अधिकार बन जाता है कि वो वाद दायर करे। यहाँ तो 30 दिन की बात है। क्वेश्चन में भी ये उलझाने की कोशिश किया है कि यदि 15 दिन पे किया जाए तो क्या होगा। तो दोनों कंडीशन में वाद दाखिल करने में उससे कोई असुविधा नहीं होगी। और रिलीफ की जहाँ बात है, अंतोष की बात है, तो अंतोष दोनों रूप में ले सकता है, चाहे तो अतिचारी के रूप में या तो चाहे उसको किराएदार के रूप में। दोनों कंडीशन में उसका सूचना वैध माना जाएगा और उसके बाद वो वाद दाखिल कर सकता है। इसका 6ठा क्वेश्चन जो है ये आपका क्या नाम है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से संबंधित है। और इसमें उस समय का जो क्वेश्चन है अभी अमेंडमेंट हो चुका है, अब चूँकि धारा 20 से संबंधित है और 20 में अमेंडमेंट हो जाने की वजह से ये क्वेश्चन का आंसर
आप थोड़ा सा अलग हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। अब जो इसका छठा का बी है, इसका है आप देखें तो कह रहा है कि ए और बी की भूमियां संलग्न हैं। बी अपने प्लाट पर निर्माण कार्य करके रह रहा है। ए बी की तरफ एक द्वार और 2 खिड़कियां खोलकर निर्माण कार्य प्रारंभ करता है। बी अपने निजता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर विरोध करता है। ये दूसरी तरफ यह तर्क देता है कि वह अपने प्लाट पर अपनी इच्छानुसार निर्माण के लिए अधिकृत है। बी अज्ञापक व्यादेश के लिए वाद दायर करता है। यह वाद कैसे निर्णित होना चाहिए? तो अब जब सुखाधिकार अधिनियम की धारा 18 और 35 को देखेंगे तो उससे रिलेट करके ये दोनों आंसर दिया जा सकता है। अब इसमें एक ये है कि अनुसेवी का क्या राइट है, अधिसेवी का क्या राइट है। तो जो अधिसेवी का राइट है वो प्रिवेल करेगा अनुसेवी पर। 35 को और धारा 18 को दोनों को आप रिलेट करके चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं। और यदि पहले से वो करते चला आया है किसी प्रकार का इस्तेमाल, तब तो उसे नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जमीन उसकी है, मकान बना सकता है। लेकिन यदि उसके निजता में कोई छेड़छाड़ हो रहा है तब प्रिवेल करेगा, तब उसको राइट नहीं है। क्योंकि आप मकान किसी का बना सकते हैं, रोशनी पाने के लिए खिड़की ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ले सकते हैं कि किसी के घर में उसके आंगन में, बाथरूम में, बेडरूम में उसकी खिड़की की तरफ खुले और वो पूरा दिखाई दे। तो इस तरह की निजता जो है उसका बरकरार रखते हुए आप सुखाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो इसमें एक केस है वो दे सकते हैं, कृष्णमूर्ति बनाम राजलिंगम 1963 मद्रास का ये मामला है। दूसरा चाहे तो आप दे सकते हैं दीवान सिंह बनाम इंद्रजीत अय्यर 1981 का मामला है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। उसके बाद से 7वां क्वेश्चन है इसका, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम और न्यास अधिनियम के संदर्भ में उक्त सूक्ति का दृष्टांत सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको साम्य के बारे में लिखना है कि साम्य होता क्या है, साम्य का क्यों लागू किया जाता है। तो ये 3 इस पे आधारित है। एक तो कहीं ऐसा नियम है जिसका कहीं कोई अनुतोष ही नहीं है, तो जहाँ अनुतोष नहीं है वहाँ साम्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि या तो अनुतोष है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब साम्य का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कंडीशन ये है कि अनुतोष तो है लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है इतना कठोर है कि उसको दिलाने में बहुत समय का और क्या नाम है पैसे की बर्बादी होगा, तो वहाँ पे समय का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को लिखने के बाद अब आपको रिलेट करना है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहाँ है आपका समय चाहने की बात कही गई है, और उसी प्रकार का आपका ट्रस्ट एक्ट में कहाँ है। तो इस तरीके से आप धारा 62 जो न्यास अधिनियम है उसका वर्णन कर सकते हैं, 86 का वर्णन कर सकते हैं, और विनिर्दिष्ट अधिनियम 63 में जो है वो सीधे सीधे कहा ही गया है कि आप कोई भी चीज़ एक हाथ से आएंगे दूसरे हाथ से आपको देना पड़ेगा। जैसे आप 31 पढ़ेंगे, आप 30 पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात कही गई है। तो आप धारा 30 और 31 का वर्णन कर सकते हैं, साथ में धारा 86 का वर्णन कर सकते हैं, न्यास अधिनियम में 62 का कर सकते हैं। तो इसका वर्णन करके इसका आंसर का लिखा जा सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले वो तीनों बातों को लिखना होगा कि साम्य किस लिए लागू किया जाता है। अब आते हैं एक फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें है कि एक हिंदू पुरुष अपने प्रथम विधिपूर्ण विवाह के बने रहने के दौरान दूसरे विवाह की संविदा करता है। 2 लड़कियां द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुई। ए अपने पीछे 2 विधवाओं W1 और W2 को छोड़कर मरता है। एक पुत्र ए प्रथम पत्नी से उत्पन्न होता है और 2 पुत्रियां D1 और D2 द्वितीय पत्नी से उत्पन्न होती हैं। मृतक ए द्वारा छोड़ी गई संपदा किस अनुपात में इन व्यक्तियों को उत्तराधिकार में मिलेगी। हमने पहले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का भी चर्चा किया था, पुनः अभी चर्चा कर दे रहा हूं। जब आप शेड्यूल देखेंगे अनुसूची उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो उसमें ये है कि जो पहला वाला कॉलम है उसमें सीधे सीधे हैं कि विधवा जो है पुत्र पुत्री माता को मिला के सबको एक एक अंश मिलेगा बराबर बराबर। तो जो विधवाएं हैं, कई विधवाएं हैं, तो कई विधवाओं को मिला करके एक अंश दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो उसमें एक बात है कि यदि कोई ऐसी रूढ़ी है, प्रथा है
जहां कई विधवाओं को अनुमन्य किया गया है तभी वो विवाह वैध होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 का जो आप पढ़ेंगे तो उसमें 1955, तो उसमें जहां आप देखेंगे धारा 5 का आवश्यक शर्तें, द्वितीय विवाह यदि वैध रहते कोई है, पति पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह करता है तो शून्य हो जाएगा धारा 11 के तहत। तो ये शून्य होने की स्थिति में अब क्या है कि जब शून्य हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसके किसी प्रकार का राइट नहीं है। लेकिन बच्चों के मामले में धारा 16 कह रहा है कि नहीं, वो वैध होंगे, चाहे वो शून्यकरणीय विवाह के हों या शून्य विवाह के हों। तो बच्चों को तो अंश मिलेगा, लेकिन जो दूसरी विवाह की पत्नी है उसको अंश नहीं मिलेगा अगर जो बेयर के अनुसार देखा जाए तो इस आधार पर सबको 1/4 यानी कि व्याख्या जब किया जाएगा तो हम बेयर का वर्णन करेंगे और ये भी बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी रूढ़ी और प्रथा विद्यमान नहीं है कि 2 शादी अनुमन्य है, तो इस लिहाज पर दूसरी विवाह शून्य है और शून्य के आधार पर उसको कोई राइट नहीं है। और बाकी प्रथम जो विधवा है उसको 1/4 और बाकी के जो बच्चे हैं चाहे वो धर्मज हो चाहे अधर्मज हो मिला के 1/4 सबको मिलेगा। अब 9वां क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति का वर्णन करें, उपयुक्त विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों को संदर्भित करें। तो ये भारतीय संविधान से रिलेट करके क्वेश्चन है, इसको अनुच्छेद 368 का उल्लेख करना है। उसमें बेयर एक्ट यदि याद हो तो पूरा बेयर एक्ट लिख दीजिए, नहीं याद हो तो इसेंशियल उसके लिखिए। 3 तरह के हैं, एक साधारण बहुमत की बात आती है जो अनुच्छेद 4 और 169 तथा 239A में संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत है जो कि उसमें जो 368 का आर्टिकल 368 है उसके उपबंध 1 और 3 जो है उपखंड के, उसको जो कुछ भी दिया गया है उसमें लागू होता है, उसमें 2/3 की जरूरत होती है। और एक विशेष बहुमत की बात आती है जिसमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति जरूरी होती है, तब वो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो उसके लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 54 से 55 की बात कही गई है, या संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित संशोधन उसमें 73 से 162 है। उसके बाद संघ तथा राज्य की न्यायपालिका की बात कही गई 124 से लेकर के 147 है, 214 से 231 से 241 है। उसमें कोई संशोधन करना हो तो आपको संसद को आधे राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद से फिर आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित कोई अमेंडमेंट करना हो तो 245 से 255 की बात आपको वर्णन करना है उसका। फिर उसके बाद से यदि संसद में अनुसूची के प्रतिनिधित्व में जो अनुसूची 4 है या खुद अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो भी ये तीसरे प्रकार का जो बहुमत होता है यानी कि विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अब इसमें समय समय पे जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उस पर बड़ा डिस्प्यूट रहा है कि क्या संसद को है कि नहीं है उसको पावर, या है तो क्या कर सकता है, क्या मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स में कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस पर 4-5 केस हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, जो तैयारी करने वाले हैं मेंस के उनको समझ में आ रही मेरी बात। आप इसमें पहले तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ AIR 1951 का वर्णन कर देंगे। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1965 का वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर तीसरे स्थान पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 का वर्णन करेंगे। अब इसको करने के बाद अब जो क्रिटिकल पोजीशन आई थी जिसके वजह से 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया उसका वर्णन करेंगे। और उसके बाद से फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वर्णन करेंगे जिसमें यह कहा गया था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो उसका फंडामेंटल राइट है यानी कि आधारभूत मूल अधिकार में तो संशोधन किया जा सकता है लेकिन जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। साथ में ये भी कहा गया कि जो 1973 का इनका डिसीजन है उसके बाद जो आधारभूत ढांचा है वो क्या है उसमें गिनाया गया था। और उसके बाद एक केस आया आपका श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण AIR 1975 का मामला है और इसमें 42वें संविधान को संशोधन को जो है चैलेंज किया गया था। उसके बाद से आया एक केस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो अनुच्छेद 368 के जो है खंड 4 और 5 को 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और
उसके बाद से एक जो लास्ट केस है उसका वर्णन करना इसमें बहुत जरूरी है। इसमें वामन राव बनाम भारत संघ AIR 1981 का मामला है। इसमें कहा गया था कि जो 24 अप्रैल 1993 का जिस दिन केशवानंद भारती 73 का जिस दिन केशवानंद भारती का मामला निर्णित किया गया था, उस दिन के पहले के जितने भी होंगे अमेंडमेंट या जो संशोधन कर दीजिए नवीन अनुसूची में जो डाले गए थे विषय, उस पे तो पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुनर्विलोकन करना एक आधारभूत ढांचा माना गया है इनके उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो ये कहा गया कि जो 24 अप्रैल 1973 का जो मामला है उसके बाद के जितने भी संशोधन किए गए हैं या जितने भी कानून बने हैं सबका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और यदि वो फंडामेंटल राइट से या आधारभूत ढांचे से कहीं अलग है या उसको कर्टेल करता है या किसी प्रकार से उसको प्रिवेल करता है उसके ऊपर, तो फिर या शून्य करता है, तो इसकी समीक्षा की जा सकती है, उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और लास्ट में चाहें तो आप इंदिरा साहनी बना भारत संघ 2000 का मामला है उसका दे सकते हैं, और AIR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का मामला है, इसका वर्णन कर सकते हैं। इतना कर देंगे 2-2 लाइन का तो आपका ये क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। वीडियो चूँकि लंबा होगा, अगले वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसका मैं चर्चा करूँगा। बाकी जितना भी मैंने चर्चा किया है उसको बेयर एक्ट से एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, और जो हमने केसला बताया है उसको केसला भी एक बार देख लीजिएगा, आपका आंसर देने में सहूलियत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।